हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ा रही थी, जिसमें हम लोग अंग्रेज़ों की भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति नीतियों का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हम लोग कुछ नीतियां पढ़ चुके हैं और आज हम लोग अंग्रेज़ों की नीतियों का जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत की जनसंख्या पर जो अंग्रेज़ी नीतियों का प्रभाव पड़ा, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसका हमारा आज का टॉपिक क्या है? जनांकीय परिस्थिति। जनांकीय परिस्थिति में हम भारतीय जनसंख्या उस समय के मतलब जिस समय अंग्रेजी शासन काल था, उस समय भारतीय जनसंख्या की कैसी परिस्थिति थी, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं? भारत में पहली जनगणना 1881 में हुई थी, 1881 में हुई थी भारत में पहली जनगणना जो कि हर 10 वर्ष के बाद होती है। वही जनगणना भारत में सबसे पहले कब हुई थी? 1881 में हुई थी, जिसमें जनसंख्या में जनसंख्या में बहुत ही ज़्यादा विषमता पाई गई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ? प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती रही और अभी भी ये प्रोसेस लगातार चलती ही रही है। हमारे देश में हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। फिर एक और जनगणना की बात की जा रही है 1921 में जब जनगणना हुई तो उसमें जो आंकड़े एकत्रित किए गए उससे क्या पता चला कि 1921 से पूर्व भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। अब हम पहले क्या देख रहे हैं? जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण क्या होता है? ये जनसंख्या का एक सिद्धांत है जो कि जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन करता है। जो भी जनसंख्या से रिलेटेड जो भी आंकड़े जुटाए जाते हैं देश में, वो किस प्रकार की है, उसमें क्या उतार चढ़ाव हुए हैं, या उसका और भी बहुत सारे विभिन्न पहलुओं को कौन देखने का काम करती है? जनसंख्या की संक्रमण। ये क्या है? ये एक जनसंख्या का सिद्धांत है। और इसमें क्या बताया गया कि 1921 से पूर्व भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। तो जनांकीय संक्रमण के कुल 5 सोपान होते हैं और 1921 से पहले वो किस सोपान में था? प्रथम सोपान में था। तो प्रथम सोपान की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि जन्म दर, मतलब देश में नए बच्चों का जन्म भी जो बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब जन्म दर भी बहुत ज़्यादा था, साथ ही साथ मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा था, लोगों के मरने की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा थी। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि, मतलब जनसंख्या में जो बढ़त हो रही थी वो धीमी थी, साथ ही साथ लोगों की मरने की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी और साथ ही साथ छोटे बच्चों के जन्म होने की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। ये हो गया आपका प्रथम सोपान। और ये कब था? 1921 से पहले जनसंख्या वो किस सोपान में थी? प्रथम सोपान में थी। और 1921 के बाद द्वितीय सोपान में चली गई जनसंख्या। ये जो जनांकीय संक्रमण जो है इसके द्वितीय सोपान में, दूसरे सोपान में चली गई। और ये दूसरी सोपान या द्वितीय सोपान की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि जन्म दर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब उच्च जन्म दर होता है और मृत्यु दर में, यानी लोगों के मरने की के दर में जो है वो कमी आती है, घटती जाती है, वो मृत्यु दर में कमी आती जाती है। साथ ही साथ जनसंख्या में जो वो तीव्र वृद्धि होती है। तो द्वितीय सोपान में क्या होता है? जन्म दर भी उच्च रहती है, साथ ही मृत्यु दर घटती है और जनसंख्या जो है वो तीव्र गति से वृद्धि करती है। तो 1921 के बाद जो है जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि की है। और क्या हुआ? हम लोग किस सोपान में चले गए? जनांकीय संक्रमण के द्वितीय सोपान में। अब 1921 के बाद 1921 में जो जनगणना हुआ उसके मुताबिक क्या आंकड़े इकट्ठा किए गए, उन आंकड़ों से क्या निष्कर्ष निकला, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत विशाल नहीं थी। 1921 में जो जनगणना की गई उससे ये बात पता चली कि भारत की जनसंख्या उस समय बहुत ही ज़्यादा नहीं थी और जनसंख्या समृद्धि दर भी बहुत अधिक नहीं थी, मतलब हर साल जो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही थी उसकी दर भी बहुत अधिक
नहीं थी। साक्षरता दर 16% से कम थी। देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या अगर बात की जाए तो वो 16% से भी कम थी। मतलब मेजॉरिटी जो है, ज़्यादातर लोग वो क्या थे, वो अनपढ़ थे। साक्षरता दर 16% से कम थी और महिला साक्षरता दर केवल 7% थी। मतलब हमारे देश में केवल 7% महिलाएं ही उस समय पढ़ी लिखी थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त और अधिकांश लोगों के पहुंच के बाहर थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं मतलब लोगों के को जो भी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पड़ती थी, उनके बीमार होने पर या उन्हें जनरली भी जो स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता थी वो क्या थी, अपर्याप्त थी, बहुत ही कम मात्रा में थी और अधिकांश लोगों, ज़्यादातर लोगों के पहुंच से वो बाहर थी। जल और वायु से फैलने वाले संक्रमण रोग जैसे कॉलेरा हो गया, हैजा हो गया, चेचक हो गया, ये सब क्या है, इन सबों का क्या था, प्रकोप था। एक बार ये सारी बीमारियां किसी गांव में फैलती थी तो वो पूरा का पूरा गांव जो है वो नष्ट कर देती थी। लोगों की मृत्यु इन सब बीमारियों से बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। इसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि सकल मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक था। मतलब लोगों के मरने की संख्या, लोगों के मरने का जो दर था वो भी बहुत अधिक था। प्रति हज़ार लोगों में बहुत ही ज़्यादा लोगों की मृत्यु, मतलब पूरा आयु पूरा करने से पहले ही प्रति 1000 लोगों में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी। और शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी। शिशु मृत्यु दर जो है मतलब प्रति 1000 शिशुओं में कितने शिशु जो हैं वो अपना फर्स्ट बर्थडे मना पाते हैं या फिर जो कहते हैं पहला साल पूरा कर पाते हैं, उसे ही हम लोग शिशु मृत्यु दर में नापते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे अभी की अगर बात की जाए तो प्रति 1000 जीवित शिशु में जो हैं वो सिर्फ 33 शिशु ही मरते हैं। मतलब सिर्फ 33 शिशु ही होते हैं जो अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते। लेकिन उस समय की बात की जाए तो 218 शिशु प्रति 1000 जीवित शिशुओं में 218 शिशु थे जो कि अपना पहला वर्ष पूरा नहीं कर पाते थे और मर जाते थे। उस समय सकल मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर भी बहुत ही अधिक थी और जीवन प्रत्याशा स्तर केवल 44 वर्ष थी। मतलब आमूमन लोग जो हैं वो मैक्सिमम कितने वर्षों तक जी पाते थे, 44 वर्ष तक जी पाते थे। और अभी तकरीबन 69-70 ईयर्स जो है भारत में लोग आमूमन लोग जीते हैं, लेकिन उस समय कितनी थी, केवल 44 वर्ष थी। इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि अंग्रेज़ों के शासन व्यवस्था में भारतीय जनसंख्या किस प्रकार से चल रही थी, भारतीय जनसंख्या में क्या क्या कमी थी। देखा जाए तो जन स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त थी, साथ ही साथ जल और वायु से फैलने वाले जो संक्रमण रोग थे उनकी रोकथाम के लिए भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। और जो है जनसंख्या जो है वो वृद्धि जो है संक्रमण के द्वितीय सोपान में पहुंच चुका था। ये हमने देखा जनसंख्या के बारे में। अब हम अगली चीज़ क्या पढ़ रहे हैं, व्यावसायिक संरचना। अगला हमारा टॉपिक है व्यावसायिक संरचना। इसमें हम देखेंगे कि भारत में जो लोग थे वो किस प्रकार का काम काज करते थे, अपनी आजीविका के लिए वो किस क्षेत्र पर निर्भर थे और वो क्या काम करते थे। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि 70% जनसंख्या जो है वो कृषि में थी। मतलब भारत की जो जनसंख्या थी उसमें 70% जनसंख्या कौन सा काम करती थी, खेती करने का काम करती थी, वो कृषि का कार्य करती थी। और 10% विनिर्माण में थी। मतलब द्वितीय क्षेत्र जिसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में करते हैं और वस्तुओं का निर्माण करते हैं द्वितीय क्षेत्र में। तो 10% लोग वस्तुओं का निर्माण करने का काम करते थे, मतलब विनिर्माण में थे। साथ ही साथ 15 से 20% तृतीय क्षेत्र यानी सेवा के क्षेत्र में काम करते थे, जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया, इन सब चीज़ में काम करते थे।
हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि हमारी मैक्सिमम जनसंख्या जो है हमारी जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किस में काम करता था, कृषि में, प्राथमिक क्षेत्र में, उसके बाद जो है सेवा के क्षेत्र में और उसके बाद विनिर्माण के क्षेत्र में। ये इसके साथ साथ अब हम क्या देख रहे हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि अभी का क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो ये पहले मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। मद्रास प्रेसिडेंसी मुंबई और बंगाल में कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कम रही थी। उस समय क्या हो रहा था कि मद्रास प्रेसिडेंसी मुंबई और बंगाल में रहने वाले लोग कृषि में काम कम कर रहे थे, ज़्यादातर हिस्सा और चीज़ों में इन्वॉल्व होता जा रहा था, जैसे कि विनिर्माण में और सेवा क्षेत्र में। और फिर हम क्या देख रहे हैं, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा में कृषि पर निर्भरता बढ़ रही थी। मतलब अगर हम देखें तो पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा में ज़्यादातर लोग कृषि कार्य में इन्वॉल्व होते जा रहे थे, मतलब कि वो खेती का काम करना शुरू कर रहे थे। और मद्रास प्रेसिडेंसी मुंबई और बंगाल में कृषि क्षेत्र से लोग धीरे धीरे निकल करके विनिर्माण और सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे और आजीविका के लिए दूसरे क्षेत्रों पर निर्भर हो रहे थे। ये आज हमने पढ़ा है जनसंख्या के बारे में और साथ ही साथ व्यावसायिक संरचना के बारे में, जिससे कि हमें पता चला कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि या फिर जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं को हम पढ़ पाए। साथ ही साथ भारत में किस प्रकार के कामकाज में कितने प्रतिशत लोग किस क्षेत्र में काम कर रहे थे, आज हम इसकी जानकारी ले पाए हैं। आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल फिर मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।